रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। और अब अगर आपको किसी जगह पर कोई क्वेश्चन हो तो आप यकीनी तौर पर आपके लिए ये इजाज़त है कि आप मुझे रोकेंगे और अपना सवाल पुट अप करेंगे। अब पहले तो मुझे कोई एक बता दीजिए। उमर, आप मुझे बताइए कि आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने जो जब तक यानी 28 फरवरी तक जब यूनिवर्सिटी ओपन थी उस वक्त तक हमने जितना कुछ इस कोर्स में कर लिया था, मैं उसको मुख्तसर तौर पर रिव्यू कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। और अगर कोई टॉपिक मिस कर दिया हो मैंने, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने अटेम्प्ट ना किया हो, तो आप मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद you know the review of this course. अच्छा, इसमें इस कोर्स में सबसे पहले हमने जो बात शुरू की थी वो थी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमने इन जनरल बहुत सारी बातें की थी, जिसमें ब्रेवियस लैटिसेस को हमने डिस्कस में लेके आए थे। और इन जनरल हमने लैटिसेस के बारे में देखा था, लैटिस वेक्टर डिफाइन किया था। और इस ब्रेवियस लैटिस में वैसे तो ये इनकी तादाद 14 होती है, लेकिन इन जनरल जो ज़्यादा अहम है उसमें सिंपल क्यूबिक और BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक को हमने डिस्कस किया था, और उसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशन भी की थी। और इसके अलावा एक और हमने किया था विच इज़ कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। और इसके बाद फिर हमने इन सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, HCP को डिस्कस करते हुए इसकी क्रिस्टल प्लेन को इंडेक्स करना सीखा था कि इनकी प्लेन्स को हम कैसे इंडेक्स करते हैं। दैट इज क्रिस्टल प्लेन इंडेक्सिंग। और ये आपने देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक्स-रे डायफ्रैक्शन की डाटा को एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद फिर हमने एटॉमिक डेंसिटी, इनफैक्ट एटॉमिक प्लेनर डेंसिटी की बात की थी। और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। और इस पैकिंग फ्रैक्शन की मीनिंग हमने ये देखी थी कि दैट एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू द एम्प्टी स्पेस इन द लैटिस स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो खाली होता है, क्योंकि और उसकी वजह क्या है? एटम्स आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, और उसकी वजह से आप जब स्फेरिकल सिमेट्री है तो उसको आप किसी क्यूबिकल फॉर्म में जब आप प्लेस करेंगे तो यकीनी तौर पर उनके दरमियान फ्री स्पेस होगी। अब अगर फ्री स्पेस ज़्यादा है तो उस सिस्टम के अंदर उसकी जो डेंसिटी निकलेगी वो कम होगी, और अगर फ्री स्पेस कम है तो फिर ज़ाहिर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने एक्स-रे डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा स्टडी किया। और उसको स्टडी करने का मकसद ये था कि इससे पहले हमने जो सारी चीज़ें की हैं
उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी आपके पास अगर कोई मटेरियल है और आप ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर है और उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी कौन कौन सी प्लेन उस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो आपको फिर एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेजरमेंट करना होगा। और एक्स-रे डायफ्रैक्शन की बातें मुख्तसर सी उसको करते हुए फिर हमने आप लोगों को एक्स-रे डायफ्रैक्शन का डाटा दिया था और उसको आप लोगों ने एनालिसिस किया है। और एनालिसिस इन अ सेंस कि आपने उस डिफरेंट प्लेन्स की पीक को कंसीडर करते हुए उसके फिर शेरर फार्मूले से और विलियमसन हॉल प्लॉट का इस्तेमाल करते हुए आपने क्रिस्टलाइट साइज वगैरह निकाला है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि आपके पास दो किस्म के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो क्रिस्टलाइन हो, और इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन है किसी एक सिस्टम में, तो उसको हमने नाम दिया था कि दैट वाज कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन। और उसके बाद फिर कुछ बात हमने की थी ग्रेन्स की, और उसके अलावा ग्रेन बाउंड्री। अगर आपके पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है जहाँ पर एक से ज़्यादा ग्रेन होंगे, तो फिर आपको ग्रेन बाउंड्री भी नज़र आएगी। इसके साथ साथ विदिन अ सिंगल ग्रेन उसका साइज अगर निकालना हो, तो उसके लिए फिर आपने एक और चीज़ आपके सामने हमने रखा था कि आप कैसे निकाल सकते हैं, आई मीन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइट साइज। और ये यानी सिंगल क्रिस्टलाइन के लिए भी हो सकता है और पॉलीक्रिस्टलाइन के लिए भी हो सकता है। अगर आपके पास पॉलीक्रिस्टलाइन है तो फिर जो साइज होगा वो एवरेज साइज होगा, और अगर आपके पास कोई सिस्टम सिंगल क्रिस्टलाइन है तो फिर जाहिर है वो तो उसका अपना एक एग्जैक्ट साइज आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए दो तरीके हमने आपको बताए थे। एक तो मेथड ये था कि which is called the Debye-Scherrer formula. और जिसमें आप क्रिस्टलाइन साइज निकाला करते थे। अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें तो DHKL, and HKL is the planar index, which is equals to K lambda divided by beta of HKL and cos theta, जहाँ पे K एक हमने बताया था कि शेप कांस्टेंट है, और lambda of course is the wavelength of X-ray used in the experiment. ये जो बीटा है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और ये बीटा डिपेंड कर रहा था आपकी जो एक्स-रे डायफ्रैक्शन का जो डाटा है, जिसमें जो पीक आप यूज़ कर रहे हैं उसकी विड्थ। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक एक्स-रे डायफ्रैक्शन का जो ग्राफ अगर आपको याद हो, वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी हुआ करता था और एक्स एक्सिस पर 2 थीटा, और इस लिहाज से बहुत सारी पीक्स थी। मैं सिर्फ अगर आपके सामने एक पीक यहाँ पर रखूं, तो ये जो बीटा था दैट इज कॉल्ड द फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। यानी आप मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू द जीरो, उसके बाद फिर डिवाइड करते थे हाफ से, जहाँ पर आप आते थे वहाँ से फिर आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, वर्टिकल लाइन टूवर्ड्स द 2 थीटा एक्सिस, और
ये जो आपके पास द विड्थ आती थी, दैट इज कॉल्ड बीटा। अब ये जो बीटा है ये बहुत सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्रॉडनिंग ऑफ द पीक। और लेकिन इसके साथ साथ ये ब्रॉडनिंग एक तो पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट साइज की वजह से बढ़ सकती है और कम हो सकती है। इस फॉर्मूले से तो बहुत वाज़ेह है कि this crystallite size is inversely proportional to the full width half maximum। यानी ये पीक जितनी ज़्यादा वाइड होगी, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइट साइज उतना ज़्यादा कम होगा, यानी इन्वर्सली रिलेशन है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी पीक की जो विड्थ है ये पार्टिकल साइज के छोटे और ज़्यादा होने से तब्दील होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर सिस्टम में कोई किसी किस्म की कोई डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गया है, इम्परफेक्शन है, यानी वहाँ पर एटम्स किसी कई कई जगह पर मौजूद नहीं है, या फिर कोई इम्प्योरिटी आपने प्लेस कर दिया है, कई किस्म की इम्परफेक्शन हो सकती हैं, तो उसकी वजह से उस लैटिस के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, that also cause the change in this broadening। तो शेरर फार्मूले में ज़ाहिर है स्ट्रेन का जिक्र नहीं है, तो इस लिहाज से हमने कहा था कि और जो कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड द विलियमसन। हॉल प्लॉट कहलाता है, जिसमें ये जो बीटा है ये डिफाइन हमने किया था कि एक तो बीटा होगा जो कि पार्टिकल साइज की वजह से होगा, जो शेरर इक्वेशन के अंदर है, और एक बीटा और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था विच इज कॉल्ड द ड्यू टू द स्ट्रेन। यानी अगर लैटिस में कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो भी उसकी वेट के अंदर फर्क पड़ेगा। लिहाजा जो टोटल बीटा है दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीटास। ये जो बीटा एच के एल है दैट इज प्योरली change in broadening due to the particle's crystalline size, in fact. And the other beta S is, the broadening is changes because of the strain in a lattice, if the strain is exist। अगर आपके पास एक प्योर सिस्टम है, मिसाल के तौर पर किसी एक ही मटेरियल से, फर्ज कर लें सिलिकॉन का लैटिस है, और उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर लैटिस में किसी किस्म का कोई स्ट्रेन मौजूद नहीं होगा। तो फिर ज़ाहिर है ये ज़ीरो हो जाएगा, और बीटा सिर्फ वो बीटा होगा जो क्रिस्टलाइट साइज की वजह से प्रोड्यूस होता है, और फिर आप शेरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कोई डॉपिंग आपने किया है, यानी सिलिकॉन के अंदर फिफ्थ या सिक्स एलिमेंट से कोई आपने इम्प्योरिटी ऐड की है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, तो फिर क्या होगा, क्योंकि सिलिकॉन का साइज फिफ्थ एलिमेंट या सिक्स एलिमेंट से मुख्तलिफ है। तो अब एक सिलिकॉन लैटिस में कोई बड़ा एटम किसी जगह पर डाल दें, या फिर उसके पिछले ग्रुप से यानी थर्ड ग्रुप से कोई एलिमेंट डालें जो कि सिलिकॉन के मुकाबले में छोटा होता है, तो फिर यकीनी तौर पर जब बड़ा एटम किसी लैटिस में आएगा तो वो उस लैटिस को एक्सपेंड करेगा, और अगर छोटा एटम आएगा विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम, तो फिर उस लैटिस के अंदर एक कंप्रेशन होगा, एंड विच इज कॉल्ड द स्ट्रेन इन द लैटिस। तो जब भी स्ट्रेन होगा तो फिर ये एक और बीटा यहाँ पर ऐड होगा। सो नाउ यू हैव अ टोटल बीटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीटास। तो अब अगर इसके लिए एक जनरल इक्वेशन जो विलियमसन प्लॉट के अंदर आप लिखते हैं, एक उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज कॉल्ड बीटा आर is equals to k lambda, and sorry, it's d hkl cos theta plus, और ये जो बीटा एस है दैट इज
equal to epsilon into tan theta. अगेन थीटा कॉस के अंदर हो या tan के अंदर हो, ये वही है जो कि उस पीक का थीटा होता है। और ये जो एप्सिलॉन है दैट इज द स्ट्रेन जिसको हम क्वांटिटेटिवली मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं, और इसको हमने थोड़ा सा रिफ्रेस किया था इस इक्वेशन को बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग यू नो आई मीन द होल इक्वेशन विद कॉस, तो फिर आपके पास ये हो जाएगा बी आर कॉस थीटा के लैम्डा और डी एच के एल एंड एप्सिलॉन साइन थीटा। तो ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई थी। दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इफ यू प्लॉट दिस इक्वेशन between beta cos, यानी इसको अगर आप y कह लें, I mean beta r cos bit and sin. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसका कोई इंटरसेप्ट होगा और उसका कोई स्लोप होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज y is equals to mx, let's say b plus mx, तो ये जो स्लोप है इस लाइन का वो इस इक्वेशन के मुताबिक बराबर होगा एप्सिलॉन, एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का स्लोप निकाल के आपने कहा था कि वो स्ट्रेन के बराबर है, और इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज कॉल्ड, उस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये बराबर हो जाएगा k lambda or d. And what is d? D is the crystallite size. So if the intercept is bigger, that means the crystallite size is smaller. तो इस इक्वेशन से आपने दोनों चीजें निकाली हैं, और ये आपने जो मैंने आपको डाटा दिया था, हर स्टूडेंट ने इसको आपने परफॉर्म भी किया है, और वो यकीनी तौर पर किसी स्टेज पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इसी जगह पर प्रेजेंट करें, ताकि उसको भी मैं आई मीन उसकी एवोल्यूशन भी हो सके कि और उसकी मार्किंग वगैरह भी मैं कर सकूं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो कर लें और अपने पास रखें, और कोशिश ये करें कि उसको इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3 या 4 स्लाइड से ज़्यादा ना हो, अपने पास तैयार रखें। किसी वक्त मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए अपने डाटा को प्रेजेंट करें, ताकि मैं देखूं कि आपने ये चीज़ें कर ली हैं। तो यहाँ तक तो चीज़ें हमने कर ली थी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर है, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। वो ये है कि यहाँ हमने देखा कि ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज विद इन द लैटिस। अब इसकी एक वजह तो इम्प्योरिटीज हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और वजह भी हो सकती हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको मुख्तसर तौर पे तो बताया था कि आपके पास ये हो सकता है कि किसी जगह पर अगर लैटिस है, फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पर एटम बनाऊं, ये एटम हैं और सेम साइज के एटम हैं और अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करने की वजह से इनमें एक पीरियोडिसिटी होगी, और उस पीरियोडिसिटी की वजह से आप एक लैटिस वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। वो लैटिस वेक्टर आप डायरेक्ट लैटिस में प्लॉट करें या फिर रेसिप्रोकल लैटिस में प्लॉट किए करें। लेकिन ये हो सकता है कि किसी तरह से ये जो एटम है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ पे मौजूद ही ना हो। यानी मैं अगर थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूं इस लैटिस को, और मैं यहाँ पर एटम प्लेस नहीं कर रहा, आई मीन फर्ज कर लें कि यहाँ पे कोई एटम नहीं है, तो
अभी तो हमने बात की कि कोई छोटा एटम डालेंगे तो फिर लैटिस आपका कंप्रेस हो जाएगा, कोई बड़ा एटम अगर आप प्लेस करेंगे तो लैटिस के अंदर एक्सपेंशन होगी, इसको हम स्ट्रेन कह रहे हैं, और उसको हमने विलियमसन हॉल प्लॉट से उसकी वैल्यू भी निकाल ली है कि वो स्ट्रेन कितना होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कई जगहों पर एटम प्लेस ही नहीं हो सका जब ये क्रिस्टल बन रहा था, इसको हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वैकेंसी। अब ये वैकेंसी किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर भी हो सकता है, और ये वैकेंसी किसी नॉन आयनिक क्रिस्टल में भी हो सकता है। आयनिक में होगा तो ये वैकेंसी इस पर चार्ज होगा, और अगर नॉन आयनिक पे होगा तो फिर जाहिर है ये वैकेंसी न्यूट्रल होगी। लेकिन इन एनी केस अगर वैकेंसी है तो अब आप अगर गौर करें तो फिर ये ये जो जगह खाली होने की वजह से ये लैटिस के अंदर एक कंप्रेशन होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का कंप्रेशन है जिस तरह से आप एक छोटा एटम यहाँ पर प्लेस कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस साइज ऑफ द एटम। तो लैटिस कंप्रेस होगा, एक वैकेंसी है, यहाँ पर भी वैकेंसी कर दूं मैं, यहाँ पर भी कर दूं, तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ जाएं तो फिर सिस्टम या लैटिस जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, इनफैक्ट एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हमने विलियमसन हॉल इफेक्ट में तो ये देखा कि इस स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो सकती है, यानी इस इम्परफेक्शन की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जो लैटिस डिफॉर्म हो रहा है, उसकी वैल्यू हमने डिटरमिन की है। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द वैकेंसीज, यू नो कि इस किसी लैटिस में वैकेंसी कितनी हो सकती है, और इस वैकेंसी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, यानी अभी तक हमने ये देखा है कि इस इम्परफेक्शन का जो कॉज है वो स्ट्रेन है, और उसको हमने निकाल लिया डाटा से। लेकिन उस इम्परफेक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है किसी लैटिस के अंदर, और वो इम्परफेक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी तादाद कितनी होती है, उसकी डिपेंडेंसी किन चीज़ों पर है। तो ये हमारा नया टॉपिक है। तो लेकिन पहले हम, इससे पहले कि हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं, इसमें थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, और वो मैं आप लोगों को जाहिर है पहले मैं रिव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप लोग कर सकेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा एक हम मुख्तसर सा लेक्चर आपको देंगे कि ये जो इम्परफेक्शन है ये कितनी तरह के हो सकते हैं, और इनमें फ़र्क क्या हो सकता है। यानी यानी वन, अगर ये जिस तरह आपके पास मैंने यहाँ पर आप को बताया कि किसी जगह एटम मिसिंग है, या ये भी हो सकता है कि ये एटम यहाँ पर आई मीन आया ही नहीं है जब ये क्रिस्टल बन रहा था, या एटम आ गया था लेकिन बाद में ये एटम यहाँ से उठकर किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जो एटम की जगह ही नहीं थी, विच इज कॉल्ड द एंटीसाइड प्लेसमेंट, या इंटरस्टेशियल भी हम इसको कहते हैं। तो कई तरह के इस तरह की इम्परफेक्शन हो सकती हैं। चूंकि ये एटॉमिक इम्परफेक्शन है, इसको इसलिए हम इसको जीरो डायमेंशनल इम्परफेक्शन कहते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ये पूरी की पूरी लाइन ही इस सिस्टम के अंदर मिसिंग है, तो फिर ये वन डायमेंशनल इम्परफेक्शन कहलाएगा। और अगर किसी जगह पर, क्योंकि ये तो थ्री डायमेंशनल होते हैं, और उस थ्री डायमेंशनल में किसी जगह पर कोई पूरी की पूरी प्लेन मिसिंग है, तो फिर वो टू डायमेंशनल इम्परफेक्शन कहलाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसमें थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट हो, यानी कई प्लेन्स मिलकर एक दूसरों के साथ मिसप्लेस हो गई हों, तो वो थ्री डायमेंशनल इम्परफेक्शन कहलाएगा। तो इम्परफेक्शन मुख्तलिफ डायमेंशन में हो सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम जो कैलकुलेशन हमारी है वो हम पॉइंट डिफेक्ट्स, या जिसको मैं जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट कह रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। और उस लिहाज से हमारा ये जो स्ट्रक्चरल का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा।
नया जो चैप्टर है, नया जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। मैग्नेटिज्म के बारे में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपने पढ़ रखा है कि किसी सिस्टम, किसी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, एंड दिस इज द प्योरली रिलेटिविस्टिक फिनोमेना। हम जिक्र करेंगे इसका। तो ये जो करंट फ्लो जब होता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, and the magnetic field in this case depends on the flow of current। लेकिन एक तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं कराते, आपने डेली लाइफ में देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट होते हैं, कुछ मटेरियल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी मैग्नेटिक बन जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उसकी वजह क्या है। और इन मटेरियल्स की बड़ी अहमियत है आज की जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। जिस तरह से किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत अहम होती है, किसी मटेरियल की डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत अहम होती हैं, इसी तरह से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्मार्ट मटेरियल में इस्तेमाल होती है, जिससे कोई डिवाइस बनती है। इसी लिहाज से अगर कोई सिस्टम मैग्नेटिक है तो उसकी भी बड़ी अहमियत है। और आपके पास जितनी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं इस वक्त, वो मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस करती हैं। आपकी जो 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 कंप्यूटर में, जो आपके पास जो मोबाइल के अंदर या टैबलेट में जो 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 डाटा स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज मेड अप विद द मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हम ये समझ लें कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ओरिजिन क्या है, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओरिजिन तो करंट है, लेकिन किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी करंट होता है, और अगर वहां पर भी कोई करंट है तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या क्वांटिटेटिवली निकाल सकते हैं, जिस तरह हम करंट को निकाल सकते हैं। और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो पूरी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। वहां पर भी यकीनी तौर पर कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा, और हम ये देखेंगे कि जो 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 ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं, मिसाल के तौर पर फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, इनमें क्या फ़र्क होता है, इसको हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर तीनों का जो ओरिजिन है, उसके अंदर एटॉमिक स्केल पर क्या तब्दीलियां होती हैं कि एक ही मटेरियल वो डायामैग्नेटिक होता है, दूसरा सिस्टम पैरामैग्नेटिक होता है, तीसरा सिस्टम फेरोमैग्नेट होता है। क्योंकि हर चीज बनी तो एटम से है, और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो जब सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक सिस्टम मैग्नेटिक है और एक सिस्टम मैग्नेटिक नहीं है। और अगर मैग्नेटिक है तो फिर उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। मिसाल के तौर पर एक सिस्टम डायामैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक है, एक फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिज्म की भी मजीद क्लासिफिकेशन होती है। तो यकीनी तौर पर एटॉमिक स्केल पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा और है। तो उस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और ये एक तो मैंने ये बताया आपको कि ये डाटा स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक नई फील्ड है। एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग वाकिफ हैं, जहां पर किसी मिसाल के तौर पर डायोड, ट्रांजिस्टर, इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन
एक मैकेनिज्म है उन डिवाइसेस का। लेकिन और आपके पास मैंने कहा कि डाटा स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक्चुअली आप जानते हैं कि किसी सिस्टम को आप मैग्नेटाइज करते हैं तो फिर डाटा स्टोर हो जाता है, किसी सिस्टम को आप दोबारा से डीमैग्नेटाइज करते हैं तो डाटा जो है वो वहां से डिलीट हो जाता है। लेकिन एक और टेक्नोलॉजी, मैं आपको सिर्फ मुख्तसर सा नाम बता रहा हूँ और उसको आप लोग अपने तौर पर स्टडी करेंगे। किसी स्टेज पर मैं आप लोगों को उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा, और वो कहलाती है स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी एक तो सर कन्वेंशनल। जी बेटा। सर वो जो स्पिन के थ्रू हम उसको रखते हैं कि अपर स्पिन पर डेटा अलग स्टोर होता है, डाउन स्पिन पर अलग हाँ डेटा हाँ स्टोरेज के अंदर के हम जैसे बाइट्स होते हैं तो हम अप स्पिन जो होता है उसको अलग बाइट करके डेटा स्टोर करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। बिल्कुल सही है, लेकिन डाटा स्टोरेज ही तक हम महदूद रखते हैं ना। लेकिन ये यहाँ पर एक और फिनोमेना है। यानी एक आपके पास तो है, दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक। एक और है दैट इज कॉल्ड, और इस कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जो फंडामेंटल्स है दैट इज कॉल्ड, दिस डिपेंड्स ऑन चार्ज। और ये आप जानते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर्स के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, बायसिंग, और चार्ज फ्लो होता है, और उस चार्ज को आप उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और जाहिर है आपका जो सिस्टम है वो वर्क करता है। लेकिन इस कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। अब उसकी डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जा रहा, लेकिन बस आप ये समझ लीजिए कि जब आप सिस्टम को मिनिमाइज करते हैं, यानी उसको उसको आप स्मॉल छोटी डिवाइस बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आपके पास कंप्यूटर पहले बहुत बड़े होते थे, अब आप कि हर एक के हाथ में कंप्यूटर है। ये जो आप स्मार्टफोन है दैट इज, आई मीन दिस इज नथिंग बट द कंप्यूटर। इससे छोटे भी हो सकते हैं, इसको आप मजीद छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम मजीद उसको रिड्यूस करते चले जाते हैं उसकी डायमेंशन को, तो ये जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो गिव अप, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो गिव अप कर जाती हैं। उसकी कई वजूहात हैं, अब उस वजूहात में मैं फिलहाल नहीं जा रहा। तो अब उसको ओवरकम करने के लिए एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हुई, जिसको हम कहते हैं स्पिन इलेक्ट्रॉनिक। यानी उस्मान अभी उमर जो कह रहे थे कि हम ये स्पिन का इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इसी स्पिन को आप इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी डिवाइस बनाएं जहां पर पहले आप चार्ज का इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप स्पिन का इस्तेमाल करें? तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। और यस, आई मीन ये पॉसिबल है, चीज़ें बन गई हैं। पिछले तकरीबन एक डेकेड्स यानी 10 सालों से इस पर काम हो रहा है। मेरी भी रिसर्च इन्हीं चीज़ों पर है कि हाउ टू मेक मटेरियल्स विच हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? उसकी एक प्रॉपर्टीज ये हो सकती है कि उसको अगर आपने एक मिसाल के तौर पर ट्रांजिस्टर बनाना है, तो उसको उस मटेरियल को सेमीकंडक्टर तो होना ही है, जैसा कि आप कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, यानी जिसको हम कहते हैं कि वही वो सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होल्ड करता हो। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर। और ये बिल्कुल एक नई फील्ड है, यानी 10 साल तो मैं कह रहा हूँ, आई मीन जाहिर है कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को तो तकरीबन 70 साल हो गए।
अब जब उसमें कुछ वो बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, अब जो मटेरियल्स बनते हैं वो बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सिस्टम को मजीद डायमेंशनली रिड्यूस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और उसका साइज भी कम हो, आई मीन आप अपने हाथ के बजाय आप उसको अपने थंब के ऊपर रख सकें, इतना साइज अगर कर दिया जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो कन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल्स हैं, वो मजीद कारआमद नहीं है अगर आप उसको डायमेंशनली मजीद रिड्यूस करते हैं। अब मैंने कहा कि उसकी वजह है, किसी स्टेज पर मैं हम वजह भी डिस्कस करेंगे, तो लेकिन अब उस डायमेंशनल पर जाने के लिए आपको एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्पिनट्रॉनिक्स, और इसी को बाज़ औक़ात आपको किताबों में स्पिनट्रॉनिक के नाम से भी मिल जाएगा, यानी ELEC को हटाकर हम इसको कह देते हैं दैट इज कॉल्ड स्पिनट्रॉनिक। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको अगर किसी जगह पर नजर आए तो आप थोड़ा शौक से उनकी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करें। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, और जहाँ पर चार्ज डिपेंडेंसी को इस्तेमाल किया जाता है, और एक और इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको आप स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स या इसको स्पिनट्रॉनिक भी कह सकते हैं, जहाँ पर फिनोमेना तकरीबन उसी तरह है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर स्पिन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको आप डाटा स्टोरेज के तौर पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एज ए ट्रांजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो डाटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक मटेरियल है वो तो प्योर फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है, लेकिन अगर आपको कोई डिवाइस बनानी है, जैसा कि ट्रांजिस्टर बनाना है, स्पिन बेस्ड ट्रांजिस्टर बनाना है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपके पास मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर हो। सो दिस इज़ द हार्डकोर रिसर्च, और इसको अगर थोड़ा सा ज़रा टाइम मिले तो आप लोग गूगल करें और पढ़ें कि इसकी क्या अहमियत है, और इस पर आई मीन रिसर्च कर सकते हैं। आई मीन दिस इज़ माय रिसर्च एरिया actually to devise a new materials which have a properties simultaneously magnetic and semiconductor properties। यकीनी तौर पर challenges हैं, और research के अंदर challenges तो होते ही हैं, उसके बाद एक नई चीज़ सामने आती है, और इस पे कई सारे you know publications भी हैं जो student ने की हैं। anyway, तो यहाँ पर मैं चीज़ों को stop कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, और उसमें मैं आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि इम्परफेक्शन क्रिस्टलाइन के ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इम्परफेक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि उन इम्परफेक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, उनको हम उनकी कंसंट्रेशन हम किसी मटेरियल में कैसे निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, आई होप कि आपको किसी जगह प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स द एंड फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए आज के लेक्चर से, या इन जनरल कोई भी चीज़ आपके जो जहन में है आप पूछना चाहते हैं। जी, जी बेटा, आपका कोई सवाल है किसी के पास? शाबाश। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? जी, अनीजा, आप कुछ पूछना चाहती हैं?
सर हम लोग को असाइनमेंट से रिलेटेड पूछना था, मतलब हम लोग को जो डेटा दिया गया था उसके बारे में हमारी मतलब एक स्टूडेंट ने आपसे रब्ता भी किया था कि उसमें मसला हो रहा था कि कर्सर जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो सर वो प्रॉब्लम तो अभी तक है, उसके बाद हमसे आपसे मतलब कांटेक्ट ही नहीं हुआ जो हम आपको कंसीडर करते वो सब। ठीक है, तो चलें, इसके लिए तो फिर ये है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने हम कर सकते हैं। आप अगर मुझे यहाँ पर किसी दिन आप मुझे बता दीजिएगा, तो आप को मैं आप यहाँ डिस्प्ले कीजिए, मुझे बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई कैन हेल्प यू। ये तो ज़्यादा आसान हो गया है ना? तो अभी सर हम्म अगर आप एक बार ग्रुप 3 का डेटा कंसीडर कर लें, क्योंकि हम लोग मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स पे उस वक्त हमने ग्रुप में चेक किया था लेकिन वो मतलब नहीं हो रहा था हमारे साथ, तो आप अगर एक बार उसको रीचेक कर लें। नहीं, मैं मतलब प्लॉट नहीं हो रहा था आप लोगों से? नहीं सर, मतलब उसमें ना कर्सर सिलेक्ट नहीं हो रहा था, वो पीक सिलेक्ट नहीं हो रही थी हमारे डेटा में, जबकि नहीं, तो सेम कंप्यूटर उसमें में। गूगल का, अब आप जो ओरिजिन इस्तेमाल कर रहे हो ना बेटा, हो सकता है जी उसका जी। सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होगा ना, डाटा का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ज़ाहिर, आई डोंट थिंक। एक्चुअली सर हम लोग को भी ये चीज़ लगी थी कि मतलब कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है ना वहाँ पे लैब में ही हमने सेकंड कंप्यूटर भी कंसीडर किया था, लेकिन सेम इशू आ रहा था। तो आप लोगों के पास घर में ओरिजिन का सॉफ्टवेयर है आपके पास नो लैपटॉप में? सर, ओरिजिन नहीं है इस वक्त हम लोगों के पास, नहीं है क्योंकि उसके लैपटॉप? बाद हम लोग। लैपटॉप है आप लोगों के पास? जी। तो आप ऐसा करें, मैं आप लोगों को ओरिजिन दे देता हूँ, आप लोग उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद ठीक अपने है। घर में आप प्लॉट करें दोबारा से। ओके सर। लैब में जो मेरा ख्याल है जो कंप्यूटर है वो तो बहुत ऑब्सलीट था, उस स्पीड वाइज तो शायद ना हो रहा हो। तो इन जनरल अगर ये और भी स्टूडेंट अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को वो जो सॉफ्टवेयर है वो मैं दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अगर मैं आपके साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको इंस्टॉल करके यहाँ पर मैं आपको अलाउ करूँगा, आप डिस्प्ले करें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम को हम जल्दी से हाथों हाथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने इमीडिएटली, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग शो करें, आप उसको कर लें और जिन्होंने कर लिया है उसकी वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी कर लें। जब आप सब कर लेंगे आप बता देंगे मुझे, तो फिर हम कोई दिन रख लेंगे इस आप लोगों की प्रेजेंटेशन के ऊपर, ताकि उसको मार्क भी किया जा सके। दैट्स द होल थिंग। तो अभी आप मैं मेरे ख्याल 1-2 दिनों में मैं आप लोगों से गूगल क्लासरूम के ऊपर उस जो ओरिजिन सॉफ्टवेयर है वो मैं डाल दूंगा, आप वहां से उठाइए एंड देन इंस्टॉल इन योर लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी आपके पास है। सर जी बेटा। सर जो आपने मेरे हमने उससे नहीं किए, 2018 के वर्जन से की है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्योंकि वो वाला सॉफ्टवेयर मेरे पास चल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने गूगल से एक 10 डेज। राबिया, आपकी आवाज के अंदर बहुत ज्यादा आई मीन नॉइस है, मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रही हैं, आप दोबारा कहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ जो आपका सॉफ्टवेयर है मैंने उससे नहीं किया है, 2018 के वर्जन से किया है। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल, हो जाएगा। जी जी, वो बिल्कुल सही है, आपने अगर 18 से किया है तो वो एक्सेप्टेबल है। आपके पास रिजल्ट अगर आ गए हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बना लीजिए और उसको अपने पास रखें, इंशाल्लाह मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रेजेंट करें। सर जी बेटा। सर मेरे साथ ये मसला आ रहा है कि मैंने प्लॉट किया जो लैब से हम लोग ने ओरिजिन लिया था वो। सर जब मैंने घर पे लेके गई मैंने उस पर प्लॉट किया, उसमें प्लॉट करके जो स्लोप करके आंसर इंटरसेप्ट वगैरह ये आ गया। फिर मैंने
जो है फिर वो थोड़ा सा उसमें मैंने वो सेव कर लिया था, फिर वो नहीं चल पाया मेरे पास ओरिजिन, मतलब वो कह रहे थे कि लाइसेंस वगैरह का इशू आ रहा था। खैर सर, फिर उसके बाद फिर मैंने घर पे ही दूसरा वर्जन डाउनलोड किया, वो लेटेस्ट वर्जन था। तो सर उसके अंदर भी जो इंटरसेप्ट और स्लोप मैंने चेक करने के लिए किया कि आया ये मैंने सही प्लॉट किया है, तो सर दोनों के आंसर बहुत डिफरेंट थे। तो मुझे इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि क्या मेरा पहला वाला जो किया है मैंने वो सही है या दूसरा वाला। देखिए, इसका तो एक बहुत आसान सोल्यूशन ये है कि आपके पास इस वक्त जो है ना, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो आप उसी से जी करें जी और उसका जो रिजल्ट है बस वो एक्सेप्टेबल होगा। पहले से अगर नहीं हो रहा था, क्योंकि अब जाहिर है आप पुराने वाले पे तो अब दोबारा नहीं जा सकती ना, तो एक तो ये है कि मैं आपसे कहूंगा कि आप एक दफ़ा उसको दोबारा से देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलती आप कर रही हो उसमें बीटा निकालने में या इंटरसेप्ट निकालने में या जो भी। खासतौर से जिस जगह गलती हो सकती है वो थीटा की मेजरमेंट में और बीटा निकालने में हो सकती है। अगर ये दुरुस्त है तो आपका जो इस वक्त आपके पास घर में जो सॉफ्टवेयर है वही इस्तेमाल जी करें, जी दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक ठीक है सर, मैं है, फिर ओके दोबारा चेक कर लूँगी। थैंक यू जी, सो मच। ओके वेलकम जी। शाहजेब कुछ कह रहे हैं? सर ये पूछना था कि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई गाइडेंस अगर आप दे सकें तो दे दें। एग्जाम का तो जो अभी तो थोड़ा सा अनसर्टेन है। मीडिया पे जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो हैं जो अभी हमारी मीटिंग में अनऑफिशियली डिस्कस किया गया है। जी सर। इसे अभी फाइनल होना है कई फोरम पे कि एग्जाम तो होगा, जाहिर है। कई ऑप्शंस जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। आज भी मैं मीटिंग्स में इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों की क्लास लेट हो गई। तो जी सर। जो जो एक तो ये है कि जो चीज़ें आप लोगों को अखबारात में या टीवी पे आ रही हैं कराची यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के हवाले से, तो अभी तो आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। वो बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मैंने आप लोगों से कोई डिस्कस किया और किसी स्टूडेंट ने उठा के उसको फेसबुक पे डाल दिया। तो ये जो मीडिया पे जो चीज़ें आई हैं वो ऐसे ही हैं, अभी बिल्कुल अनऑफिशियल, नॉन फाइनलाइज। ये तो है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन किस तरह से होगा, क्या असाइनमेंट बेस्ड होगा या प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा। यूनिवर्सिटी अगर खुल जाती है 15 जुलाई को, सॉरी 15 अगस्त को या 15 सितंबर को चलें, और स्टूडेंट को अलाउ कर दिया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी आ सकें और एक सोशल डिस्टेंसेस का एसओपी फॉलो करते हुए वो बैठ सकें, तो फिर तो एग्ज़ाम उसी तरह होगा जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हैं। यानी पेपर बनेगा उसका और आपको 3 घंटे का टाइम होगा, आपको आंसर शीट होगी, आप उस पर करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात कंट्रोल में नहीं हैं और यूनिवर्सिटी नहीं खुल पाती है इवन अगले अक्टूबर तक भी, तो फिर ज़ाहिर है ऑनलाइन इसी तरह से लिया जाएगा जिस तरह से मैं आप लोगों से अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लेना है तो उसकी 2-3 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट्स दे दूं, जिस तरह से अभी एक मैंने दिया हुआ है आप लोगों को एक्स रे डायफ्रैक्शन का, 2-3 और दे दूं, तो कुछ मार्किंग आपकी असाइनमेंट से हो जाएंगी। आप उसको प्रेजेंट करेंगे और मैं उसके नंबर आप लोगों को दे दूंगा। यानी फ़र्ज़ कर लें 50 नंबर ये हो गए। बाकी 50 नंबर का ये हो सकता है कि मैं आप लोगों को ग्रुप बना के एक टॉपिक दे दूं, आप उस टॉपिक पर अपनी प्रेजेंटेशन बना लें और पूरा ग्रुप जो है वो एक दिन प्रेजेंटेशन दे दे। कुछ मार्क्स इसके हो सकते हैं। ऑनलाइन क्विज भी लिया जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी आप तकरीबन ये जुलाई तक वेट करें। अगस्त में जाके पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो इस सिनेरियो में वो क्या होगा। तो अगस्त ओके के सर। फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वाज़े तौर पे बता सकूंगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। सही है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कोई बेटा किसी का सवाल है?
एनीवेज, तो आप लोग वैसे एवरीबडी इज फाइन, आपके घरों में सब ठीक हैं, मोहल्ले में? ठीक है, गुड। तो चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, आप लोग भी लीव करें इंशाल्लाह। मैं एक दो दिनों में आप लोगों, जी बेटा, एक दो दिनों में मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर, एक दो दिनों से मुराद है कि अब तो ये ज़ाहिर वीक ख़त्म हो रहा है, मंडे या ट्यूसडे को मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर, एक या दो रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दूंगा आप उसे, और मैं उसको गूगल क्लासरूम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका लिंक मैं दे दूंगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आप लोग उसको देखिएगा। और कोशिश ये करें कि उसको बस देखने की हद तक ना रखें, बल्कि उस लेक्चर को बिल्कुल उसी तरह से आप अटेंड करें जिस तरह से आप क्लास में अटेंड करते थे। यानी आपके पास अपना एक नोटबुक होना चाहिए, और उस लेक्चर को सुनते हुए आप अपना एक नोटबुक, अपने नोट्स बनाएं, लिखें उसको। और जाहिर है इसमें फ़ायदा ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर में आप उसको पॉज कर सकते हैं, उसको आप रिवाइंड कर सकते हैं आगे पीछे जाकर। तो आप अपना एक बाकायदा नोटबुक में उसे नोट करें, जिस तरह से आप एक रेगुलर जब यूनिवर्सिटी में क्लास हो रही थी उस वक्त आप किया करते थे। जब इस तरह करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी, और कुछ सवालात आपके जहन में आएंगे जो कि लाइव सेशन में आप पुट अप कर सकेंगे। तो 2 लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, और एक लेक्चर अगले वीक के एंड में, वो दिन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, लाइव सेशन हम करेंगे। और वो लाइव सेशन जो है वो उन दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर पर अगर आपके कुछ सवालात होंगे या अगर कोई और इन जनरल आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ दिस टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह I will see you in the next live session. Allah Hafiz. जी बेटा, हाफिज। ओके।